क्या हुआ था उस दिन? हत्याओं का दौर था, चाहे वो सजना राय का हत्या हो, चाहे रुंगटा का हत्या हो, चाहे अजय राय जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके बड़े भाई अवधेश राय की हत्या हो। हत्याओं का दौर था। वो घाव मैं चाहता भी नहीं हूं कि भरे। व्यक्तिगत रूप से मेरे पिता के जाने के बाद मैंने कभी अपने होली हो या दिवाली हो मैंने नहीं मनाया। लोग कृष्णानंद राय के बारे में कहते हैं कि उनका भी वर्चस्व था और ये वर्चस्व की लड़ाई थी। अगर वर्चस्व की लड़ाई होती तो जो कृष्णानंद राय एक समय के किसान, बेचू के छात्र जो शिक्षा दीक्षा अपनी ग्रहण करने के उपरांत चुनाव लड़ने आते हैं, उसकी आय या संपत्ति, मुख्तार अंसारी जिसकी आय और संपत्ति 10,000 करोड़ से ऊपर की है, क्यों नहीं हो गई अगर वर्चस्व की लड़ाई थी तो। अच्छा, जब मुख्तार की मौत की खबर आई, आपका पहला रिएक्शन क्या था? पटाखे छोड़े गए थे, तहसील पे भी, मोहम्मदाबाद तहसील पे भी पटाखे छूटे थे, घर भी पटाखे छूटे थे। और समाजवादी पार्टी का शुरू से ये रहा है कि मुसलमानों को संतुष्ट करने में मुसलमानों के नेताओं का जितने भी कुकृत्य रहे हैं उसको ढकना, उनके अनुरूप कार्य करना और उनको और बढ़ावा देना। वरना सोचिए आप, जो 1984-83 में जो आदमी एक साइकिल स्टैंड का ठेका लेता था, वो 2002-2005 तक 10,000 करोड़ का इतना बड़ा माफिया कैसे बन गया? अखिलेश यादव और उनके समर्थक डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम वापसी करेंगे। आज भी उनका वोट बैंक वही मुसलमान और यादव। हर लोगों को ये बात मान लेनी चाहिए कि 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में नहीं आना है, ये तय है। खुदा न खास्ता किसी न किसी तरीके से अगर आ गई तो वाकई में वो परिस्थितियां बहुत भयावह होंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। नवंबर का महीना था, साल 2005 की बात है और वक्त रहा होगा दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच का। और एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई। बताया गया कि 400 राउंड गोलियां चली हैं और जो सिटिंग एमएलए हैं उनका सीना इस तरीके से छलनी कर दिया गया था कि 60 से 65 गोलियां उनके शरीर में से निकली थी। सोचिए, मैं इतने पुराने दौर का जिक्र कर रही हूं, लेकिन जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस वक्त को इतिहास के पन्नों में दर्ज होना था। यह वो दौर था जिसका जिक्र मैं 2026 में बैठकर कर रही हूं। शायद इसके पीछे कोई वजह हो सकती है। वजह यह कि जो आदमी इस पूरे प्रकरण के पीछे मौजूद था उसका अंत हो गया है, पूरे साम्राज्य का अंत हो गया है। आज विस्तार से बात करेंगे किस तरीके से 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। उनके बेटे और बीजेपी नेता पीयूष कुमार राय इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम और आपको भी। बहुत साल हो गए उस बात को, लेकिन आज भी जब आप सोचते होंगे, जब जिक्र करते होंगे, इंटरव्यूज में उस सवाल का जवाब देते होंगे, तो पिता के तौर पर सबसे पहले वो याद आते हैं या एक नेता के तौर पर? क्योंकि आपके पिता को जमीन से जुड़ा हुआ नेता हमेशा से कहा जाता रहा है। देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कभी भी एक पुत्र के लिए उसके पिता को खोना हमेशा से वो पिता के तौर पे ही याद आएंगे। हाँ, एक ये ज़रूर लगता है कि मेरे पिता ने जो लड़ाई उस दौर में लड़ी, जिन माफियाओं के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की, जिन उद्देश्यों को लेकर उन्होंने लोगों के बीच में माफियाओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया, वो उन उद्देश्यों को देखते हुए लगता है कभी कभी अपने पिता पे गर्व होता है कि हम एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जो एक ज़मीनी स्तर पे मजलूमों के, गरीबों के, वंचितों की आवाज़ बुलंद करके, और जिन माफियाओं ने उस समय के दौर में लोगों को हत्याएं करना, उनके ज़मीन जायदाद को लूटना और उनके घर के औरतों को बेवा करना, बच्चों को यतीम बनाना जिसका पेशा था, ऐसे लोगों के खिलाफ मुखर होके, और जिन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा, मैं उस पिता का पुत्र हूँ और एक ऐसे नेता का मैं पुत्र हूँ जिसको मैं ये मानता हूँ कि हाँ, जिन्होंने वाकई में समाज में एक बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार की। उस वक्त फोन तो हुआ नहीं करते थे। समाचार जब पहुंचा आप तक, आपके परिवार तक, जैसे भी पहुंचा, क्या हुआ था उस दिन?
देखिए मेरी शिक्षा दीक्षा उस समय मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, क्योंकि ये घटना गांव पे हुई थी। और शिक्षा दीक्षा का एक ऐसा वातावरण घर में था कि शिक्षा दीक्षा बनारस रह के नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इतने उस समय की सरकार के दौर में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इतना घर पे पुलिस आना, भाई कई तरीक़े से पिताजी को परेशान किया जाना, तो पिताजी को ये लगा कि बच्चों की पढ़ाई और उनकी जो संस्कार है वो यहाँ बिगड़ सकते हैं। और शिक्षा दीक्षा एक ऐसी थी जिस पे वो बहुत विश्वास रखते थे कि एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों का एडमिशन यहाँ से दूर कोटा में हो चुका था। और क्योंकि मेरे घर शादी थी, जब ये घटना हुई तो मेरे घर शादी होनी थी, तिलक का कार्यक्रम बीत चुका था। और हम लोगों को उसी में आना था, अपने घर में अपने बड़े भाई की, गांव के पिताजी के लड़के थे, उनकी शादी थी। तो उस कार्यक्रम में मैं पहुंचा तब जाना कि पिताजी नहीं रहे। उससे पूर्व में क्योंकि मेरी इतनी आत्मीयता थी, एक होता है कि एक भगवान को जैसे उसका भक्त पूजता है, उस तरीके से पिताजी मेरे लिए थे। तो कभी किसी ने बताया नहीं कि ऐसी घटना हुई। मेरे साथ मेरे चाचा के लड़के भी शिक्षा दीक्षा बाहर कर रहे थे। एक जॉइंट फैमिली होने के नाते पूरे परिवार का देख रेख मेरे पिताजी द्वारा किया जाता था। तो मेरे भाई ने, चचेरे भाई ने वो अखबार भी छिपा दिया था, वो घटना जो जिसमें थी। मुझे याद है कि द हिंदू के अखबार आते थे, और वो अखबार भी उन्होंने छिपा दिया था कि मुझे पता ना चल सके, कि ताकि मैं किसी तरीके से रिएक्ट ना कर पाऊँ। और जब मैं गांव पहुंचा तब मैं जाना कि मेरे पिताजी, वो भी मैंने अपने भाई को देखा, जो सगे भाई हैं जो इस समय बाहर रह रहे हैं, उनके सिर का मुंडन देखा, तब मैं ये हुआ कि मेरे पिताजी अब नहीं रहे। तो वाकई में उस समय तो ये लगता है कि एक आदमी अपने जीवन में सारे आशाएं ख़त्म हो जाती हैं, जो एक ये सोच के चलता है कि नहीं, एक अच्छी शिक्षा के बाद अपने पिता के जो भी कष्ट हों, या अपने माँ बाप के या अपने परिवार का जो भी संघर्ष हो, उससे हम बाहर निकालेंगे परिवार को। तो वो सारी चेतना गायब हो जाती है उस समय। और सारा ये लगता है कि सब चीज़ शून्य हो गया है, सब करने का अर्थ निरर्थक हो गया है। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि समय से बड़ा मरहम कुछ नहीं होता है। और समय बीता तो फिर धीरे धीरे जाके चीज़ों को रियलाइजेशन शुरू हुआ। अच्छा, अमूमन घरों में जब पिता का साया उठता है, देखिए किसी के लिए भी इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, किसी भी परिवार के लिए जब कोई मेंबर चला जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि वक्त के साथ साथ घाव भर जाते हैं। आपके, मुझे नहीं लगता वो घाव भर पा रहे होंगे, क्योंकि हर इंटरव्यू में, हर पॉडकास्ट में, हर जगह पर आपसे ये सवाल पूछा जाता होगा। नहीं, बिल्कुल वो घाव मैं चाहता भी नहीं हूँ कि भरे, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे पिता के जाने के बाद मैंने कभी अपने होली हो या दिवाली हो, मैंने नहीं मनाया। मेरे पिताजी का जन्म होली के दिन का है, तो मैं होली आज तक नहीं मनाता हूँ। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं वो घाव भरूँ, क्योंकि उनकी अहमियत, मुझे लगता है कि किसी का ना होना उसके जीवन में कितनी अहमियत है, तो वो आपके अंदर बैठे घाव तय करते हैं, और कब तक बैठे हैं वो भी तय करते हैं। उनके जाने के बाद बहुत खुशियों के पल आए परिवार के बीच में, लेकिन उनके जाने का जो गम है या जो कष्ट है वो कभी भर नहीं सकता, और ना मैं चाहता हूँ कि वो भरे। अच्छा, मैंने आपके बारे में जितना पढ़ा, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। अमूमन हम राजनेताओं से यही अपेक्षा करते हैं कि वो बेसिक भी पढ़े हुए हो, जो हम लोगों के दिमाग में इमेज बनी हुई है राजनेताओं की। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने कहा कि आपके भाई बाहर भी सेटल हैं, आप राजनीति में क्यों आए? देखिए, होता क्या है कि राजनीति में आना कोई मेरे लिए पेशा नहीं है, और ना मेरे घर के लोग राजनीति में, मेरे पिता से पूर्व में कोई राजनीति में रहा भी नहीं। मेरे पिता का राजनीति में आना एक संयोग था। एक उनका उस समय क्षेत्र में जितनी बाधाएं हो रही थी लोगों को लेके, जो प्रताड़ना इन माफियाओं द्वारा किए जा रहे थे, तो उनके चलते वो राजनीति में आए। लेकिन मेरे पिता के जाने के बाद जब एक ऐसी स्थिति बन गई कि घर में मेरी माताजी 2007 का चुनाव हार गई थी विधानसभा का, तो जो प्रताड़ना सरकार द्वारा, इन माफियाओं द्वारा जो केस मुकदमे चलते थे, उसमें जब हम लोगों की उपस्थिति होती थी, या ऐसे माफियाओं को जब कोर्ट में आना होता था, तो जो प्रताड़ना हम लोगों के साथ किया जाता था या जो प्रताड़ित किया जाता था, खासकर पुलिस द्वारा, जो शासन के लोग, प्रशासन के लोग होते थे, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो वो प्रताड़ना और उस तरीके से जो हम लोगों ने झेला, तो मुझे ये लगा कि हम लोग तो ये इसलिए बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि क्यों न, कि समाज में कहीं ना कहीं हम कुछ स्तर पे सक्षम हैं। लेकिन मैं सोचता था कि वो लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे जो कहीं भी सक्षम नहीं हैं, और समाज में
केवल इसलिए चुप हो गए हैं या इसलिए मुकदमा पंजीकृत नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि ये माफिया इतना बड़ा है। तो अगर सक्षम लोग इस समाज में बुराइयों के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, गरीब मजलूम कैसे उन आवाज़ों को वो उठा पाएगा। तो ये एक सोच थी, और ये सोच इस वजह से नहीं थी कि नहीं चल के मोहम्मदाबाद या कहीं चल के राजनीति करनी होती, तो बनारस भी है, गाजीपुर के और भी सीट हैं, कई सीटें हैं जहाँ से हम लोग या मैं, मेरी माता जी राजनीति कर सकते थे। लेकिन हमेशा से ये था कि जो जड़ है, वो जड़ से जब तक किसी रोग की सफाई या उसका जब तक उपचार नहीं होता है, तब तक वो रोग खत्म नहीं होता है। तो जड़ ही हमेशा से हम लोगों को जुड़ के रहना था। और माता जी ने चुनाव लड़ा, फिर माता जी एक बार चुनाव हारी भी, 2 बार जीती भी, एक बार चुनाव वो लड़ी भी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में आया कि नहीं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं हम लोगों से, वो बस निमित्त मात्र इतना नहीं है कि हम चुनाव लड़ें और जीतें और वहाँ से विधायक बने। समस्याओं का समाधान करना, और ख़ासकर ऐसे माफियाओं का जो उनको लिए सरदर्द बन के उनके परिवार पे एक डर का साया बनाया हुआ है, उसके खिलाफ हमेशा से लड़ते रहना। इसलिए ये लगा कि नहीं, वहीं चल के उन लोगों के लिए खड़ा होना है, सबल प्रदान करना है, सक्षमता से उन्हें सक्षम बनाना है कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ हर घर में एक लड़का निकल के इनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर सके, जो मेरे पिताजी ने एक मशाल 1995 से चलाया था। तो बस यही एक सोच से राजनीति में आना हुआ। लेकिन किसी ने आपको रोका नहीं परिवार में से? क्योंकि नहीं रोकने, एक तो डेथ आप देख ही चुके थे, और जिस तरीके से हुई थी, किसी ने नहीं रोका कि नहीं परिवार का रोकने बेटा के है लिए रहने देखिए, दो? एक माँ के लिए हमेशा से बहुत कठिनाई होती है परिवार में रहना। बड़े भाई ने रोका, माँ ने रोका, आज तक रोकते हैं लोग। लेकिन क्या है कि कोई भी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, एक समय का चक्र है, समय का एक अपना व्यवहार होता है, और अब समय का अपना एक चक्र होता है जो ये नियति तय करती है कि आपको करना क्या है। एक अच्छे से इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, मैं अपने जब पोस्ट पे था, तो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर से एक समाज के सेवा के लिए आना एक बड़ा ट्रांजिशन था। बिल्कुल। और इस ट्रांजिशन को कैसे समय ने ढाल दिया, आज 10 साल बीत गए, उस अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद, अपनी नौकरी को छोड़ के आने के बाद 10 साल बीत गए। तो वो ट्रांजिशन समय ने इतना स्मूथ किया कि आज तक मना करते हैं घर वाले, लेकिन ये लगता है कि नहीं, ये रास्ता नियति ने अगर तय किया है तो कुछ सोच समझ के तय किया होगा। तो जब पिताजी के साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आपकी उम्र कितनी थी? जी, मेरी उम्र उस समय 17 साल की थी। मैं उस समय क्लास 12 का मेरा एग्ज़ाम हो गया था। और एक ये था कि कहीं ना कहीं उस दौर में चीज़ों को समझना, खासकर लोगों को समझना बहुत कठिन होता था, और परिस्थितियों को समझकर उसके अनुरूप या उसका समाधान निकालना उस समय बहुत कठिन होता था। लेकिन जैसे मैं पहले कहा कि समय का चक्र एक ऐसा होता है कि वो परिस्थितियों से कैसे लड़ना है और समय के चक्र को कैसे समझना है, लोगों को कैसे समझना है, वो समय धीरे धीरे सिखा वो देता है। समय धीरे धीरे सिखाता है। आज आप बड़ी समझदारी वाली बातें कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 16-17 साल के लड़के के मन में क्या रहा होगा? किसी के पिता को मार दिया गया, उस 16-17 साल के लड़के के मन में उस वक्त क्या थॉट था? नहीं, थॉट तो ये था कि ये गलत हुआ है, और जो अपने अंदर सक्षमता है उस अनुरूप इसको प्रतिकार करना है, इसका जिस तरीके से अपने अंदर जो व्यवहारिकता है, इसीलिए कोर्ट केसेस के लिए भी हम लोग गए, इसीलिए हम लोग एसटीएफ के संपर्क में हुए कि जो जो अपराधी हैं उनको पकड़िए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और मेरा मानना है कि उस समय की सरकार की जो नीति और नियति थी, वो ऐसी थी ही नहीं कि किसी तरीके से आपको सहयोग कहीं से मिल पाए। यहाँ तक कि हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की, और उस समय की सरकार ने सीबीआई मांग ठुकरा दी, क्योंकि यहाँ से रिकमेंडेशंस के बाद ही सेंटर का रिकमेंडेशन होता है सीबीआई जांच के लिए। उसके लिए हमें कोर्ट से जाना पड़ा, कोर्ट से ऑर्डर लेके आना पड़ा। सीबीआई की जांच हुई, सीबीआई की जांच में कई चीज़ों का स्थिति परिस्थिति ऐसी रही कि उस समय के सरकार के दबाव में, शासन प्रशासन के दबाव में, कई गवाहों ने अपनी गवाही तोड़ी। कई लोग जो आज एक दल से दूसरे दल में हैं, उन लोगों ने दबाव बना के गवाही तोड़वाई, क्योंकि ये लोगों को पता था कि अगर गवाही सही से हो जाती, जो कि कोर्ट के अपने ऑर्डर में, जो सीबीआई कोर्ट में ये ऑर्डर जब जज ने सुनाया, तो उन्होंने ये रखा कि अगर गवाहों को ठीक से सुरक्षा मुहैया कराई गई होती, और उन्होंने अपनी गवाही जो पूर्व में दे रखी है अगर वो सही से दी गई होती, तो इस कोर्ट का नतीजा कुछ और होता, जिसमें वो लोग बाईचांस बरी हुए थे। तो कहने का मतलब कि न्याय प्रणाली तभी काम करती है जब गवाह और गवाही दोनों सुरक्षित हों और सुरक्षित माहौल में हो, जो उस कि वक्त हमें नहीं था। वो उस समय नहीं था, कभी कहीं ऐसा नहीं था। तभी ये लोग बसते चले गए,
क्योंकि एक छोटा सा गुंडा अगर इतना बड़ा माफिया बन जा रहा है, और जो इसके ऊपर 1992-93 में मुख्तार अंसारी पे रुंगटा के हत्याकांड के लिए भी, अपहरण और हत्याकांड के लिए भी सीबीआई जांच हुई थी, उसमें वो बच गया। तो कहीं ना कहीं सरकारों का संरक्षण होना, लोगों का उसके पीछे खड़े होकर शासन और प्रशासन का बचाना, वो तुष्टीकरण की राजनीति में उनके वोट बैंक के लिए काम करना, तो कहीं ना कहीं ये तो यही सिद्ध करता है कि उनको अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक छोटे से गुंडे को इतना बड़ा माफिया बना दिया। नहीं, लेकिन किसी ने चुनाव लड़ लिया, वो जीत गए, सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई? या लोग कृष्णानंद राय के बारे में कहते हैं कि उनका भी वर्चस्व था और ये वर्चस्व की लड़ाई थी, इसमें एक पक्ष ऐसा नहीं था कि बहुत वो कमजोर था। अगर मैं आपके पक्ष की बात करूं कि सारी गलती सामने वाले पक्ष की थी, लोग ये भी कहते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई थी और पूर्वांचल में हमेशा से ये रहा है। अगर वर्चस्व की लड़ाई होती तो जो कृष्णानंद राय एक समय के किसान, बीएचयू के छात्र, जो शिक्षा दीक्षा अपनी ग्रहण करने के उपरांत चुनाव लड़ने आते हैं एक छोटे से ठेकेदार के रूप में, उसकी आय या संपत्ति, मुख्तार अंसारी जिसकी आय और संपत्ति 10,000 करोड़ से ऊपर की है, क्यों नहीं हो गई अगर वर्चस्व की लड़ाई थी तो? अगर मैं मानता हूं कि आज अगर मेरे पिता नहीं हैं तो वो तो 5 साल, 8 साल या 10 साल की जो राजनीति उनकी रही, अगर वर्चस्व की लड़ाई होती तो जब तक वो थे तब तक मुख्तार भागे भागे फिरते थे, तो क्यों नहीं वो वर्चस्व की लड़ाई में 10,000 करोड़ की संपत्ति बना पाए? ये ऐसा नहीं था। देखिए, एक चीज़ समझने की कोशिश हम सबको करनी है कि जब आप किसी माफिया के खिलाफ किसी समाज में अपनी बात को रखते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उस माफिया के साथ भी खड़े होते हैं। बिल्कुल, बहुत लोग खड़े हुआ करते थे। और आप इसको इतिहास के पन्नों में उठा के देखिएगा कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी 1984 से विधायक हुआ करते थे। उनको पहली बार चुनौती मिली 96 में मेरे पिताजी द्वारा, और 2002 में वो चुनाव हार जाते हैं विधानसभा का पहली बार। तो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से कभी किसी ने अगर प्रतिकार किया तो वो मेरे पिताजी थे, क्योंकि उन्होंने कभी प्रतिकार या विरोध झेला भी नहीं था। उससे पहले हत्याओं का दौर था, चाहे वो सजना राय का हत्या हो, चाहे रुंगटा का हत्या हो, चाहे अजय राय जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके बड़े भाई अवधेश राय की हत्या हो, हर हत्याओं का दौर था। लेकिन क्यों नहीं उस समय भी बहुत बाहुबली हुआ करते थे? क्यों नहीं किसी ने आके कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये सनातन के साथ गलत हो रहा है, ये एक पूर्वांचल के किसानों के साथ, गरीबों के साथ, जो लोग अपनी दिनचर्या की कमाई से अपना जीवोपार्जन कर रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है, उनके घर के बच्चों को यतीम और औरतों को बेवा बनाया जा रहा है, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाई? तो ये असली वजह थी जो उनके चेतना में आई कि नहीं, ये मूल वजह है। और ये इसको अगर यहाँ नहीं रोका गया तो आज धीरे धीरे गाजीपुर है, कल मऊ, क्योंकि मऊ में भी उनका शुरू हो गया था, तो मऊ, आजमगढ़, हर तरीके से वो फैलते चले जाएंगे और एक वायरस की तरफ फैलता चला जाएगा। इसको रोकना है तो जड़ से रोकना है, इसीलिए वो चुनाव लड़े। वरना लड़ने को अगर मेरे पिताजी का था तो पूरा उनकी भी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, बनारस हुई, आराम से बनारस से किसी भी सीट से लड़ सकते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने आसपास के लोगों को देखा कि नहीं, मुख्तार अंसारी ऐसा क्यों हो रहा है कि मुख्तार अंसारी सबकी हत्या किए पड़ा है और कि कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो मूल वजह ये थी उस विधानसभा से लड़ना। अगर मैं 2 तस्वीरों का जिक्र करूं, पहली तस्वीर वो जिसमें मोहम्मदाबाद के लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं, आपके पिताजी को करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तस्वीर वो कि मुख्तार अंसारी की जब मौत की खबर आई तो कब्रिस्तान में उसको देखने वालों की भीड़ लग गई, और अतीक के गांव में भी जाकर यही पता लगा कि वो कुछ लोगों के लिए हेल्प करता था, मसीहा उसे लोगों ने बताया, मुख्तार के लिए भी यही था। और बाकी तो जो लोग उसका हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो लोग उसके ये कह लीजिए कि जो वो रूल करता था, लोगों को परेशान करता था, उससे भी लोग पीड़ित थे। लेकिन एक वर्ग उसे मसीहा आज भी बताता है और समझता है, वो क्यों? और दूसरी तस्वीर वही कि मोहम्मदाबाद में आपको भी पसंद करते हैं। देखिए, क्या है कि पसंद और नापसंद 2 स्तर पे हो सकते हैं, एक सामाजिक और एक राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक स्तर पे पसंद नापसंद अपनी अब के समय में मैं मानता हूँ कि स्वार्थ की पूर्ति के अनुसार होते हैं सामाजिक स्तर पे, और राजनीतिक स्तर पे पसंद और नापसंद इस वजह से हो पाते हैं कि आप किस दल में हैं और किस वोट बैंक को लेके आप चल रहे हैं। ये 2 स्तर हो गए पसंद और नापसंद के। तीसरी चीज जो आप मरने पे भीड़ होने की बात कर रही हैं या लोगों की उपस्थिति की बात कर रही हैं, देखिए होता क्या है कि जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी तो मेरे पिताजी मोहम्मदाबाद के एक छोटे से विधानसभा से राजनीति करते थे। ठीक है, जब उनकी हत्या हुई, आप उस समय के फुटेज उठाइए, गाजीपुर, पूरा बनारस चक्का जाम,
पूरा गाजीपुर में वो तोड़फोड़ और आगजनी हुई। लोगों में जो प्रतिशोध था वो बनारस, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद सब जगह फैली रही। देखिए होता क्या है कि जब लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है किसी अपने नेता के लिए, तो वो भीड़ भीड़ है, उसकी संख्या का मापना हमारे और आपके बस में नहीं है। ठीक। चाहने वालों की भीड़ का मापना अपने अपने वश में नहीं है, क्योंकि दोनों लोग, मेरे पिताजी हों चाहे मुख्तार अंसारी हों, दोनों सामाजिक और दोनों राजनीतिक रहे हैं। भीड़ की उपस्थिति होना सही है, लेकिन मूल्यांकन का असली विषय यह है कि भीड़ आखिर किसके पीछे और किन कारणों से हो रही है। मुख्तार अंसारी अगर 4 लोगों का घर बनाए हैं तो 50 लोगों का घर उजाड़े भी हैं। बिल्कुल। मेरे पिता ने अगर 10 लोगों का घर बनाया नहीं है तो उजाड़ा भी नहीं है। ठीक है, किसी परिवार में किसी भी महिला का पति न होना और किसी के 15-16 साल के लड़के का पिता न होना, आप गरीबी झेल सकते हैं लेकिन बाप का साया हट जाना ये कभी नहीं झेल सकते। क्योंकि जब तक कोई लड़का या लड़की घर के अंदर है, बच्चा है, नाबालिग है, तो घर के अंदर उसकी माँ है उसको समझाने के लिए, संभालने के लिए, या घर के अंदर वो माँ भी जब तक है वो संभाल सकती है, देख सकती है। लेकिन अगर वो माँ घर के चौखट को लांघी या वो बच्चा घर के चौखट को लांघा तो वो केवल बाप होता है जो उसको संभालता है और बचाता है। समाज की हर किसी कुरीतियों से, समाज में जितनी प्रतिस्पर्धाएं हैं, जितने लोगों के तरह तरह की बातें, उससे बाप बचाता है। घर के चौखट के अंदर माँ रहती है, घर के चौखट के अंदर पिता रहता है। ये एक मैं मूल धारा की बात कर रहा हूं। तो मेरा ये विशेष रूप से मानना है कि गरीबी झेली जा सकती है लेकिन बाप का साया ना होना, ये सहना बहुत ही कठिन काम है। तो मेरा यही तर्क है कि जो दोनों लोगों में मूल जो अंतर है वो बस यही है कि एक ने 50 लोगों के घर उजाड़ के 10 के घर बनाए हैं और एक ने किसी के बिना घर बनाए। मैं नहीं मानता हूँ, मैं सबकी बात मान लेता हूँ, विरोधियों की भी, कि ठीक है मेरे पिताजी ने किसी का घर नहीं बनाया तो किसी का घर उजाड़ा भी नहीं। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक सामाजिक स्तर इसीलिए उनको आज याद किया जाता है। याद करना, देखिए लोगों के बीच में जो प्रेरणा उन्होंने लोगों के बीच में स्थापित की और जिन उद्देश्यों को लेकर उन्होंने राजनीति की, मूल वजह वो है उनको याद करने की, मुझे जो लगता है। और जो उद्देश्य उनके थे मुझे लगता है कि अभी भी वो पूर्णतया पूरे नहीं हुए हैं। और वो उद्देश्य जब तक पूरे ना हो जाए, मैं मोहम्मदाबाद के सहित पूर्वांचल के सभी युवाओं से कहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के कोई भी माफिया के खिलाफ उतनी ही प्रखरता से आवाज़ बुलंद करिए कि कोई किसी के संसाधन पे, कोई किसी की हत्या करने के और कोई किसी के परिवार को उजाड़ने की कोशिश भी ना करे। आपको लगता है आप किसी में इतनी हिम्मत है? अब तो सरकार भी बदल गई है, अब तो माहौल भी बदल गया है। देखिए बिल्कुल, अब इतनी हिम्मत तो किसी में इसलिए नहीं है क्योंकि जब से 2017 में पूज्य महाराज जी का मुख्यमंत्री के पद पे आना हुआ है तो वो नीयत इतनी स्पष्टता से है अपराधियों के खिलाफ। और नीयत जब स्पष्ट होती है किसी भी मामले को लेके तो कार्य भी स्पष्टता से दिखते हैं। और वही नतीजा है कि पूज्य महाराज जी ने वो अपनी नीयत को इतने साफ रखा है इन अपराधियों के खिलाफ कि आज वो नीयत स्पष्टता से जमीन पे भी लागू है। और आज कोई भी माफिया देख लीजिए, या तो अपने केस मुकदमों का निस्तारण में लगा हुआ है और या तो जेल के अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, जब मुख्तार की मौत की खबर आई, आप तक पहुंची, आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपको लगा कि न्याय मिल गया? नहीं, पहला रिएक्शन तो हम लोगों ने पूरे गाजीपुर में उसका एक वीडियो भी चला था, न्यूज़ चैनलों पे पटाखे छोड़े गए थे, तहसील पे भी, मोहम्मदाबाद तहसील पे भी पटाखे छूटे थे, घर पे भी पटाखे छूटे थे। खुशी इस बात की नहीं है कि कोई मर गया, खुशी इस बात की है कि एक ऐसे रावण रूपी राक्षस का अंत हुआ इस राम राज्य के परिकल्पना में कि जो समाज को बांटने के साथ साथ लोगों में भय व्याप्त करके अपना धन उपार्जन करता था, तो उसकी ज़्यादा खुशी थी। अच्छा, जैसे मैं वेस्ट यूपी से आती हूँ, हमारे यहाँ अलग तरीके की चर्चा होती है बदमाशी की, और पूर्वांचल की राजनीति अलग, उसमें तो जैसे घुसा हुआ एकदम माफियागिरी वो हम सब देखते हैं। अभी ईस्ट और वेस्ट बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा आपसे समझना चाहती हूँ कि वो दौर क्या था। अब तो नहीं दिखाई देता है ना वेस्ट में ना ईस्ट में, थोड़ा बहुत तो खैर, थोड़ा बहुत क्या बहुत कम हुआ है, थोड़ा बहुत चप्पे चप्पे पे कहीं पर है। लेकिन अगर मैं पूर्वांचल की राजनीति समझना चाहूँ, क्योंकि मैं पश्चिम से हूँ, तो वो दौर क्या था? अतीक का दौर हम देख रहे हैं कि जिसका मन किया उसको मार दिया, चुनाव लड़ रहा है तो उसको मार दिया, सिटिंग एमएलए को मार रहे हैं, या अवधेश का आपने जिक्र किया, कृष्णानंद राय का हम जिक्र करते ही हैं, मुनीश मिश्रा के भाई को जिस तरीके से मारा गया था। तो ये वो कौन सा दौर था और कितना बदलाव आया है? कितनी भूमिका थी समाजवादी पार्टी की?
देखिए, ये दौर इसी इसी दौर को हम लोग जंगल राज कहते हैं, क्योंकि जब कानून की व्यवस्था जन जन के लिए न होके केवल सीमित कुछ अपराधियों के लिए हो जाए, उनकी सुरक्षा के लिए हो जाए, तुष्टीकरण की राजनीति में केवल एक वर्ग, एक मुसलमान वर्ग के लिए केवल राजनीति हो जाए, तो ऐसे ही जंगल राज की स्थापना होती है। और समाजवादी पार्टी का शुरू से ये रहा है कि मुसलमानों को संतुष्ट करने में मुसलमानों के नेताओं का जितने भी कुकृत्य रहे हैं उसको ढकना, उनके अनुरूप कार्य करना और उनको और बढ़ावा देना। वरना सोचिए आप, जो 1984-83 में जो आदमी एक साइकिल स्टैंड का ठेका लेता था, वो 2002-2005 तक 10,000 करोड़ का इतना बड़ा माफिया कैसे बन गया? क्या मुख्तार की वजह? बात कर मैं रहे मुख्तार और अफजाल अंसारी की बात कर रहा हूँ, आज जो गाजीपुर से वर्तमान सांसद भी हैं। आखिर क्या वजह है? मेरे मेरे बाबा अगर खेत में काम करते थे तो मेरे पिताजी ने शिक्षा दीक्षा उनसे अच्छी शिक्षा दीक्षा पाई, बेचू से ग्रेजुएट हुए, तो वो ठेकेदारी किए। मेरे पिता ने जो संस्कार मेरे अंदर डाले, तो मैंने एक अच्छे कोएड स्कूल से पढ़ाई की, एक अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके मैंने नौकरी की और फिर समाज सेवा में हूँ। स्तर हम लोगों का एक एक क्रम में बढ़ता है। बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसा, कौन सा ऐसा इन लोगों को जिन मिल गया कि जो 1984 में एक साइकिल स्टैंड का ठेका लेते हैं, वो 2005 में 6 में 10,000 करोड़ 7,000 करोड़ के मालिक हो जाते हैं और माफिया बन जाते और हैं इतने माफिया बड़े। बन जाते हैं। तो वो सरकार का ही परिश्रय था, और वो मुसलमान होने का जो फायदा सरकार इन लोगों को देती है केवल उनके वोट बैंक के लिए, उसका नतीजा है कि सरकार ने इन लोगों को एक छोटे गुंडे से बड़ा माफिया बना दिया, और जिसका नतीजा रहा कि इतने बड़े माफिया के रूप में हम देखें। और बदलाव और वो जंगल राज का मैं परिदृश्य बस इतना बता सकता हूँ कि दिन दहाड़े रोड पे हत्या होके, मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरे पिताजी की हत्या से पहले एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, राजेश राय जी, एक हरिहरपुर गांव है, वो उनको ब्लॉक प्रमुखी लड़नी थी। अमूमन हम और आप जब भी एक न्यायपालिका में एसडीएम कोर्ट होते हैं या सर्किल ऑफिसर होते हैं पुलिस के, हम लोग उनके पास जाएंगे तो एक शिष्टाचार होती है और एक भय रहता है कि भाई यहाँ एक अधिकारी वर्ग बैठा हुआ है। उसी तहसील में, उसी सीओ ऑफिस से बाहर निकल के राजेश राय जी, जो व्यक्तिगत रूप से एक राजनेता थे, जिनका कोई ऐसा आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, उनकी हत्या कर दी जाती है उसी तहसील के परिसर के ठीक बाहर, और यही समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो अब आप सोचिए कि वो कैसा दौर रहा होगा जिसमें हर समय ये था कि आज न कल तो गोली चलनी है और आज न कल किसी न किसी को नहीं रहना है, लेकिन अपनी लड़ाई को बुलंद करना है, क्योंकि समाज को जागरूक करना है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना है कि देखिए ये माफिया है, ये हमें आपको लड़ा के, हमें आपको बांट कर अपना वोट बना के केवल निमित्त स्वार्थ यह है कि विधायक और सांसद बनना है। नहीं तो जो सन 84 से लेके आज तक एमएलए और एमपी रहा, वो व्यक्ति अभी जाके इस अगर योगी जी की सरकार नहीं होती तो आज तक वहां पे मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंची थी, और कोई 5-5 बार 6-6 बार विधायक और सांसद हो गया। वो तो मैं तो एक मानता हूं कि एक युग पुरुष का आगमन हुआ 2017 में, जिन्होंने एक पूरा ही गेम पलट दिया अपने एकदम साफ नियत से कि भाई जो भी अपराधी होगा या तो जेल के अंदर रहेगा या तो जमीन के अंदर रहेगा, उसको थोड़ा भी किसी तरीके की कोई मरम्मत नहीं रहेगी उसके खिलाफ कार्रवाई में। और जो हम सबको देखने को मिला आज, उसका नतीजा देखिए कि छोटे, जैसे आपने कहा कि कुछ कुछ जगहों पे अपराध देखने को मिलता है, और वो भी अपराध कुछ ऐसे दुर्घटनावश हो जा रहे हैं, नहीं तो वो भी ना मिले, क्योंकि उस अपराध के बाद जो मिसाल बनाई जा रही है उनकी, वो पीढ़ियां दर पीढ़ियां याद रखेंगे कि हम लोगों ने क्यों अपराध किया। तो अब तो समाजवादी पार्टी को इस पे भी दिक्कत है ना, एनकाउंटर पे भी दिक्कत है, बुलडोजर पे भी दिक्कत है, टारगेट कर करके एनकाउंटर हो रहा है, ये वो तर्क देते हैं। देखिए, ये तो मेरा विषय नहीं है कि टारगेट करके एनकाउंटर हो रहे हैं या बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये भी सोचने का विषय है कि जब टारगेट करके लोगों की हत्याएं की जा रही थी, जब टारगेट करके किसी के परिवार के माताओं बहनों को सिंदूर को मिटाया जा रहा था, जब टारगेट करके किसी बच्चे को यतीम किया जा रहा था, तो भी तो उस समय ये आवाज़ उठनी चाहिए थी कि टारगेट करके क्यों ऐसे ऐसे लोगों को मारा जा रहा है जो इसी मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके या इन माफियाओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए जा रहे हैं। क्यों नहीं उस समय आवाज़ उठी? अगर आज टारगेटेड है तो उस समय टारगेटेड नहीं था। चाहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या देख लीजिए, चाहे मेरे पिताजी की हत्या देख लीजिए, उमेश पाल जी की हत्या देख लीजिए, अवधेश राय जी की हत्या देख लीजिए,
सचिता राय हमारे जो हमने बताया मेरे क्षेत्र के थे, उनकी हत्या देख लीजिए, राजेश राय। तो आखिर ये टारगेटेड किलिंग नहीं है तो ये कैसे है? और ये जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने पिताजी की बात कर रहा हूं, मेरे पिताजी पे तो एक मुकदमा भी नहीं था। मेरे पिताजी पे तो किसी तरीके का आपराधिक मुकदमा कभी नहीं रहा। एक कॉलेज लाइफ में मुकदमा था, वो भी मुझे लगता है कि किसी कारणवश कॉलेज के लड़ाइयों झगड़ों में रहा होगा, वो भी खत्म हो गया था। तो आखिर ये टारगेटेड किलिंग क्यों हुई? और उस टारगेटेड किलिंग से तो ज्यादा अच्छा है कि ये टारगेटेड किलिंग हो, कम से कम समाज तो साफ हो रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई अगर उस समय हुई होती तो आज कम से कम कचड़े कम होते साफ करने के लिए। तो ये अंतर है, ये नीति और अपनी नीयत का अंतर है कि जो अखिलेश यादव में और पूज्य महाराज जी में जो नीयत का अंतर है वो यही साफ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है। जब 2017 में सत्ता में काबिज हुए तो सबको लगा कि एक मेहनत कैसे सरकार चलाएंगे, लेकिन फिर 2022 के नतीजों ने बताया कि कैसे सरकार चलाई है। अब 27 में उम्मीद बीजेपी कर रही है, हम तो ग्राउंड जीरो पे जाते रहते हैं, जनता भी उम्मीद कर रही है कि उनकी वापसी होगी, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव और उनके समर्थक डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम वापसी करेंगे। तो किस बिहाफ पे उनको ऐसा लगता है? आज भी उनका वोट बैंक वही मुसलमान और यादव, आपको लगता है वो उसी को लेकर चल रहे हैं, उसी बिहाफ पर आगे बढ़ेंगे? और अगर उसी बिहाफ पर आगे बढ़ रहे हैं तो इन मुसलमानों के और दलितों के लिए किया क्या है समाजवादी पार्टी ने? देखिए, इसका तो मूल विश्लेषण आप, क्योंकि ग्राउंड पे आप लोग काम करते हैं, तो इसका मूल विश्लेषण तो आप करेंगे। लेकिन आपने एक बात कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर राम राज्य की स्थापना है तो वो इसका मूल वजह यह है कि यहाँ एक महंत ने मुख्यमंत्री के पद का पदभार ग्रहण किया। क्योंकि एक महंत होने के नाते वो निश्चल मन के होंगे, अपना परिवार नहीं, अपना कोई नहीं, सारी उत्तर प्रदेश की जनता अपनी है। एक महंत होने के नाते वो त्याग है, वो तपस्या है जन कल्याण का, वो भावना है अपने अंदर कि नहीं, जन कल्याण के लिए जब अपने मठ में है तो उस तप से उस जन कल्याण करना है, और जब मुख्यमंत्री के पद पे हैं तो उस तप से मुख्यमंत्री के पदभार से उनका कल्याण करना है। तो क्योंकि मूल अंतर अखिलेश यादव जी में और महाराज जी में यही है कि वो जो तप उन्होंने किया हुआ है महाराज जी ने, चाहे वो एक सन्यासी के रूप में तब या जब मुख्यमंत्री के रूप में आज उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं, वो तप और त्याग ही इस उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की किरण को जगाया। और आज ये स्थिति बनी है कि जितने रावण रूपी जितने भी माफिया हैं, एक राम के रूप में पूज्य महाराज जी ने सबको एक तरफ से साफ कर दिया है। कहा था मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ, कहा था, तो वो यही जो मैंने कहा कि जो तपस्वी होता है उसके मुंह से बोली हुई बात, उसका आशीर्वाद और श्राप दोनों लगता है। और आज मुझे लगता है कि माफियाओं को वो श्राप लगी है, और उस कार्यप्रणाली का नतीजा है कि आज माफिया हर तरीके से इस प्रदेश के अंदर खत्म है। लेकिन एक बदलाव तो है जो मैंने भी महसूस किया, वो ये कि जब ईद का मौका होता था तो अक्सर, जैसे मैं नोएडा गुड़गांव में रही, तो मुझे मेरी फैमिली से कहा जाता था कि ईद के 3-4 दिन थोड़ा अवॉइड करना, छुट्टी भी पड़ रही हो तो वहीं रहना जहां पर हो। आप ईद वाले दिन आप चले जाइए, कोई रैश ड्राइविंग नहीं, कोई 4-4 लड़के बाइकों पर नहीं, कोई छेड़खानी नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसके बाद जो मिसाल पेश की जाती है वो काबिले तारीफ है। तो यही बदलाव लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन आपको लगता है कि अगर अखिलेश यादव वापस सत्ता में आते हैं जैसी वो उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर वो दौर आएगा, वही माफियागिरी फिर से होगी? देखिए, एक तो बात मैं हर जगह कहता हूं और हर लोगों को ये बात मान लेनी चाहिए कि 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में नहीं आना है, ये तय है। क्योंकि जनता ने वो जंगल राज देखा है, जनता ने और उन परिवारों ने उस जंगल राज को सहा है, उसके परिणाम देखे हैं कि कैसे और कितना इस प्रदेश को पीछे ले गया। और कभी भी जनता नहीं चाहेगी कि फिर से वो जंगल राज की स्थापना हो। और निश्चित रूप से अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, खुदा न खास्ता किसी न किसी तरीके से अगर आ गई, तो वाकई में वो परिस्थितियां बहुत भयावह होंगी। और फिर से जितने हम लोगों ने पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर जितने भी कार्य हुए हैं वो कहीं ना कहीं धरे रह जाएंगे। और मैं एक बात जैसे कहता हूं ना कि मन में थोड़ा भी ये नहीं है कि अखिलेश यादव को 2027 में आना है, उनको किसी तरीके से जनता नहीं लाने वाली 2027 में। अच्छा, इतने मजबूर क्यों है अखिलेश यादव कि उनकी पत्नी के ऊपर कोई मौलाना टिप्पणी कर देता है कि वो अर्धनग्न, मैं तो बहुत सभ्य भाषा में बता रही हूँ, उसने तो कुछ और ही कहा था मौलाना ने, कि मस्जिद में वैसे चली गई हैं, और वो कुछ नहीं टिप्पणी कर पा रहे। एनडीए के सांसद लड़ रहे हैं डिम्पल के लिए। देखिए क्या है ना कि सब वोट बैंक है। देखिए, बिल्कुल वोट बैंक नहीं होता तो आज जो गाजीपुर के वर्तमान सांसद हैं अफजाल अंसारी, इन्होंने ही 2017 में मुलायम सिंह
आदरणीय मुलायम सिंह जो संस्थापक हैं समाजवादी पार्टी के, जो किसी भी दल का कोई भी छोटा बड़ा नेता होगा उनको एक आदर सम्मान देता होगा, उनकी धोती खोलने की बात कही थी। और आदरणीय डिम्पल यादव जी को मिस्टेकन एमपी का एक टाइटल दिया था उन्होंने, जो वो निर्विरोध सांसद चुनी गई कन्नौज से। तो देखिए दिक्कत क्या है अखिलेश जी के साथ कि जो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति में जो उनका केंद्र बिंदु है वो मुसलमान है, वो यादव भी नहीं है, वो मुसलमान है। यही अफजाल अंसारी जब इनके पिता के बारे में अनाप शनाप या इनकी पत्नी के बारे में अनाप शनाप, या जिस मौलाना की आप बात कर रही हैं कि पत्नी के बारे में जो विवादित टिप्पणी करते हैं, जब वो कार्रवाई नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो हमारी और आपकी बहनों का और माताओं का कैसे इज्जत बचाएंगे? बिल्कुल। देखिए नीति और नियत यहीं पे साफ दिखती है। जब आप अपने लोगों को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी में या पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को जो अस्मिता बताई जाती है, चाहे औरतों को लेके, चाहे अपने समाज में कार्यों को पूरा करने को लेके, किसी की हिम्मत नहीं है। किसी की हिम्मत ऐसे नहीं है, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है, किसी की हिम्मत ऐसे नहीं है कि हम किसी पे विवादित कोई टिप्पणी कर सके, क्योंकि हमें अपना काम करना है, जनता के लिए काम करना है। लेकिन जब इनके सांसद और इनके जो मौलानाओं के जो बयान आ जाते हैं, जब वो उनको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हीं लोगों के साथ चल के राजनीति कर रहे हैं, तो ये हमारे आपके बहनों को, बेटियों को कैसे बचाएंगे? बिल्कुल नहीं बचाएंगे। बस ये है दिक्कत कि जिस दिन वो मुसलमानों द्वारा किया जाएगा तो उस पर चुप्पी साध लेंगे, और यही किसी दूसरे वर्ग के साथ किया जाएगा तो उस पर अपनी आवाज उठाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पहले डिजिटल जमाना नहीं था, तो वीडियोस नहीं आ पाते थे, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लोग लिख नहीं पाते थे, इसलिए वो सारी चीजें बढ़ती थी। आज इसका भी फायदा मिल रहा है। या फिर मैं ये समझूं कि अगर उस टाइम डिजिटल वाला वर्ल्ड होता भी तो कोई क्या कर लेता, जब सत्ता में करने वाला कोई नहीं था तो? देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें हमेशा एक नियत की बात आती है। जब आप सत्ता पे विराजमान होते हैं और सत्ता के कुर्सी पे बैठते हैं, आप जिस नियत के होते हैं, आपके अंदर जो चेतना पहले से चली आई रही होती है, उसी अनुरूप आप काम करते हैं। डिजिटल भी कोई चीज़ बनेगी तो कोई पुरुष या महिला ही उसको बनाएगा, और वो चीज़ तभी निकल के आएगी जब उसके अंदर की भावना ये कहेगी कि नहीं ये गलत हुआ है, ये समाज में आना चाहिए। पहले डिजिटल नहीं था, पहले मुंह था, मौखिक था, लोग मौखिक भी नहीं बोल पाते थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग उस समय डिजिटल होने के चलते इसको दिखा पाते, ऐसा नहीं है। वो जंगल राज था ऐसा, वो अखिलेश यादव की ऐसी नीतियां थीं कि लोग बोल नहीं पाते थे। आम जन इन माफियाओं से लड़ने के लिए सोचता नहीं था, सोचता था कि अपने परिवार का भरण पोषण किया जाए, इन माफियाओं से लड़ने में परिवार पूरा टूट जाएगा या बिखर जाएगा। अंतर यहाँ आता है। आज वही देखिए, उसी अपराध में, मेरे पिताजी के अपराध में एमपी एमएलए कोर्ट में आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, जब गवाही ठीक से होती है तो उसी एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल मुख्तार अंसारी को और 4 साल अफजाल अंसारी को सजा दी। अंतर यही है। जब वही सुरक्षा उस सरकार में नहीं मिली, गवाहियां टूटी, लोगों को घर से अगवा किया जाता था, फोन से बोल बोल के धमकाया जाता था, जो गनर उनके साथ लगाए गए थे, सुरक्षा जो गवाह थे उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी लगाए थे वो डराते थे, पुलिस के माध्यम से डराया जाता था, तो लोगों ने गवाही तोड़ी। आज वही लोगों को ये कहा गया कि नहीं आप चल के गवाही करिए, पुलिस आपके साथ खड़ी रहेगी, कोई माफिया आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लोगों में वो दिखा, वो कार्रवाई जब हुई माफियाओं पे, तो लोगों में वो विश्वास जगा कि नहीं महाराज जी हैं तो कोई माफिया बोलेगा नहीं। लोगों ने जाके गवाही की और वही सजा भी मिला। बिल्कुल। तो ये अंतर है उस दौर का और इस दौर में, और लोग कभी नहीं चाहेंगे कि 2027 में वो दौर वापस आए। आप मुलायम का दौर ज्यादा खतरनाक मानते हैं या फिर अखिलेश यादव को? दोनों में लोगों में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी के एक संस्थापक रहे हैं, एक अखिलेश यादव उसके विचारधारा को लेके चल रहे हैं। अंतर दोनों में नहीं है। अखिलेश ने अपने परिवार को इसी चीज़ पे, अखिलेश यादव जी ने अपने परिवार को इसी चीज़ पे तोड़ा कि नहीं मैं माफियाओं को जगह नहीं दूंगा, और उन्हीं माफियाओं को और उन्हीं के परिवारों को टिकट दे के सांसद विधायक के लिए लड़ाते रहे। तो अंतर नहीं है, बस ये है कि समय का थोड़ा सा अंतर था। उस समय उनके मन में जो चल रहा हो, लेकिन अभी भी ये अपने पुराने पैटर्न पे ही माफियाओं के साथ, और जो लोग समाज के जो विकृत लोग हैं, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ ये लोग आज भी हैं। 2027 में बीजेपी के पास क्या मुद्दे होंगे चुनाव लड़ने के? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त हो चुका है और विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम बीमारू राज्य सुना करते थे उत्तर प्रदेश के लिए, वो उत्तम प्रदेश हो चुका है। जीडीपी बढ़ रही है, तीसरे नंबर से शायद दूसरे नंबर पर अब आने वाला है, जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है। तो अब आपके पास बचा क्या? किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं देखिए, एक चीज़ और है, देखिए हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जीडीपी पे बात कर सकते हैं, हम विकास पे बात कर सकते हैं, लेकिन जो गांव का गरीब और जो असहाय लोग होते हैं वो अपनी सुविधा पे बात करेंगे।
आवास, चाहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास हो, शौचालयों की बात है, मूल चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं इससे पहले कभी किसी ने सोचा नहीं। स्वच्छता की बात हो, जो बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये चीज़ें गांव के अंदर गलियों में दिखने को मिली है। वो लोगों के अंदर, जैसे इस देश कृषि प्रधान देश है और इस देश में 70% आबादी ऐसी है जो कृषक उत्पादों से इस देश का भरण पोषण और चलता है। वो 6,000 रुपये जो साल का मिलता है वो उस किसान को इससे पहले क्यों नहीं, इससे पहले कि कई सरकारें आई और देना चाहिए था, सोचना चाहिए था, क्योंकि यही ब्यूरोक्रेसी है। 6,000 ये, और जब मैंने कुछ किसानों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी फसल चाहे कितनी भी अच्छी होती थी, हम चाहे उन 6 महीनों में कितना भी अच्छा मील में से लेके निकलते थे, बाहर सारे छिन जाते थे। बारे सारे अब वो बच रहा है बस। अब वो बच रहा, और वो छिन जाते थे, वो खेत लूट लिए जाते थे। वो खेतों को कहा जाता था कि अगर रोड की जमीन है तो ये तुम्हारा नहीं है, अभी हमारा है। कोई हाईवे जाने वाला हो तो उन किसानों के खेत को उनसे हटा दिया जाता था कि नहीं, अभी खेत आप औने पौने दाम में बेचो और निकलो यहाँ से। तो ये सब चीज़ों का बदलाव ज़्यादा है, इसमें जनता ज़्यादा खुश है। निश्चित रूप से जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है या जीडीपी की बात है, ये चीज़ें जब लोगों को उतर के उनके पास आती हैं तो इन्हीं रूप में आती हैं, चाहे आवास के मामला हो, चाहे शौचालय, चाहे स्वच्छता, चाहे अपनी ज़मीन की सुरक्षा की बात हो, चाहे घर परिवार की सुरक्षा की बात हो। तो लोग जो जीना चाहते हैं वो इसी तरीके से जीना चाहते हैं कि भाई एक ऐसा समाज क्रिएट हो जहाँ शांति हो, जहाँ सुरक्षा हो, और अपना जीवोपार्जन की व्यवस्था हम जो कर रहे हैं वो कोई लूटे ना। और वो चीज़ निरंतर रूप से आप देखिए 2017 से कैसे धीरे धीरे आदरणीय प्रधानमंत्री जो रास्ता दिखाया, पूज्य महाराज जी ने उसी रास्ते को पकड़ के कैसे धीरे धीरे आज 2026 में उस लक्ष्य को पूरा किया है। आज समाज में कहीं भी किसी भी किसान के साथ न किसी तरीके का अन्याय नहीं है, ना उनके खेतों को लूटा जा रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना किसी औरतों के साथ कोई गलत व्यवहार कर सकता है, ना किसी परिवार को कोई उजाड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी स्थापना है इस समाज के अंदर, खासकर जहाँ 25 करोड़ की आबादी है। मैंने एक तस्वीर देखी आपकी सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ के साथ। बता सकते हैं क्या बात हुई, क्या मुलाकात थी, किस लिए थी? जो लेटेस्ट तस्वीर आपने डाली है कुछ नहीं महीने पुरानी है शायद। जी, तो जैसे क्या होता है कि जब मैंने 2005 में पिताजी को खोया, तो मैंने जैसे कैसे बताया कि एक समाज में जब आप चौखट अपने घर का लांग के बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का जब तक मार्गदर्शन नहीं होगा तो आप भटकाव में हमेशा रहते हैं। तो उसी मार्गदर्शन में एक सबसे अहम व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती है 2006 में, अवैधनाथ जी महाराज जी से, बड़े महाराज जी से। और मैं मानता हूँ कि ब्रह्मलीन महाराज जी एक ऐसे उनका एक ऐसा व्यक्तित्व था कि एक लाइन उनका हमेशा से मेरे जीवन में हमेशा से आत्मसात हो गया, और मैंने ये समझ लिया कि आज समय ने खराब किया है तो कल यही समय मेरा ठीक भी करेगा। उन्होंने यही कहा था कि समय का चक्र है और ये पहिया गोल है, आज खराब है तो कल अच्छा है, फिर खराब है फिर अच्छा है। अपनी जो नियति में लिख के आया है उसको सबको झेलना है और वही करते रहना है। अब मैं मानता हूँ कि वो एक जो आशीर्वाद मिला उनके मुखार बिंदु से, वहाँ से आशीर्वाद और महाराज जी का जो पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी का जो एक छत्र छाया मिला, उसी छत्र छाया ने एक रास्ता दिखाया। और रास्ते में बस इतना था कि महाराज जी का हमेशा से रहता है कि आप अपने क्षेत्र के किसी भी समस्याओं को लेके तत्परता से हमेशा से रहिए, जो भी समस्याएं हों उसको निवारण करने की कोशिश करिए। और वही कोशिश में क्षेत्र की कोई समस्या को लेकर मैं उनके सामने उपस्थित हुआ था, जिस पे एक वार्ता भी हुई थी। और हमेशा से उनका मार्गदर्शन लेना, क्योंकि हमेशा हमने अपने पिता को एक गुरु की तरह देखा। कभी कोई प्रश्न नहीं होता है, एक गुरु का आदेश होता है, वो मानना होता है। और ठीक उसी रूप में पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं आज देखता हूँ, कोई प्रश्न नहीं होता है, उनका आदेश होता है, उनका मार्गदर्शन होता है, वो हम लोग प्राप्त करते हैं और अपने क्षेत्र में लागू करके काम करते हैं। जय पराजय एक अलग बात है, एक अच्छे सिद्धांत के साथ जीवन जीना और एक अच्छे सिद्धांत को समाज में लागू कराना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में एक गुरु हो, और वो मेरे लिए पूज्य महाराज जी हैं। अच्छा, समाज सेवक के तौर पर तो आप काम कर रहे हैं, बीजेपी नेता आप हैं। 2027 में आपने अपने लिए कुछ सोचा है? नहीं, मैंने आप चाहते हैं कि देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाथ में पावर होना जरूरी है, तब लोग सुनते भी हैं। आप चाहते हैं वो पावर हो, क्योंकि मोहम्मदाबाद सीट पर जितने भी जो पूरा क्षेत्र आपका पड़ता है, लोगों को प्यार तो है, लेकिन लोग चाहेंगे ना कि हमारा नेता भी
आ जाए मैदान में तो हम फिर और अच्छे से अपनी बात को कह सके। तो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनतंत्र का, लोकतंत्र का यही एक सबसे बड़ी अच्छी विशेषता है कि अगर लोग चाहेंगे कि मैं आ जाऊं किसी पद पे, तो वो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि उन्हीं को लाना है और उन्हीं को हटाना है। एक बात। दूसरी बात, किसी पद के लालच के लिए मैंने कभी ये काम शुरू नहीं किया, क्योंकि जिस टाइम मैंने ये काम शुरू किया, लोगों के बीच में आना जाना, दूर दूर तक, मतलब अगले पल हत्या का डर था, दूर दूर तक किसी समाज सेवा के लिए इस तरीके से पॉडकास्ट पे बैठना या लोगों से वार्ता करने का कभी, मतलब एक आशा भी बिंदु भी नहीं था, और ना इस तरीके की कोई चाहत है कि मैं यही बनूं। हाँ, लोगों का जो आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से जो प्रदेश का नेतृत्व है या जो केंद्र के नेतृत्व है, जो जिम्मेदारी देगी, क्योंकि एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जिसके मुखिया हमारे केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी हैं, और प्रदेश में पूज्य महाराज जी हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। ये परिवार में जब आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो मुखिया जो कहता है बस वो सुना जाता है और अपना काम किया जाता है, और सबके अपने अपने जो कहते हैं ना कि हर कलाकार का अपनी कला का एक उसका किरदार फिक्स है, और जब निर्देशक कहे कि ये काम करना है तो बस उस काम पे लग जाना है। और मुझे लगता है कि मेरे निर्देशक जितने हैं वो लोग देख रहे हैं मुझे क्या कहेंगे, और जब कहेंगे तब मैं अपने तैयार हूँ। गाजीपुर के अभी कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए, या आपको लगता है कि विकास के लिहाज से देख लीजिए, या कोई और ऐसे मुद्दे जिन पर आप काम करना चाहते हो? देखिए, मेरे यहाँ एक छोटी सी नहीं कहूँगा, गंभीर है पर छोटा है, थोड़ा सा लोगों का ध्यान नहीं जाता है, खासकर नेताओं का ध्यान नहीं जाता है। बालिकाओं के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, खासकर हॉस्टल की। जो बालिकाएं गांव से निकल के शहर, गाजीपुर शहर या किसी अन्य शहर पे जानी चाह रही हैं, जिसपे हमारी सरकार भी काम कर रही है, और उनकी शिक्षा के लिए जो हमें गांव के गरीब और जो दबे कुचले लोग हैं उनके बीच पहुंच के बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए प्रेरित करना, ये एक मुहिम की तरह काम करना होगा। क्योंकि आज भी थोड़ा सा मैं मानता हूं कि मेरे यहाँ बच्चियों को बस एक ये देखा जाता है कि थोड़ी बड़ी हो जाए तो शादी हो जाए, थोड़ी बड़ी हो, ये मानसिकता मुझे बदलनी है। थोड़ी बड़ी हो जाए तो इंडिपेंडेंट हो जाए, यहाँ तक पहुँचाना है। थोड़ी बड़ी हो जाए तो परिवार संभाल दे, जैसे लड़कों के बारे में सोचा जाता है उस तरीके से लड़कियों के बारे में सोचा जाए। इसके लिए मुझे उन परिवारों को समझाना है, क्योंकि जो लोग निश्चित रूप से जो लोग गांव से निकल के शहर में जा चुके हैं, थोड़ी सी मानसिक स्तर अच्छे होने के चलते, थोड़े से समाज देखने के चलते उनकी स्थिति अच्छी हुई है कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाना लिखाना या इंडिपेंडेंट बनाना सोच रहे हैं। लेकिन जो लोग आज भी गांव में हैं, गरीब हैं, मजलूम हैं, दबे कुचले हैं, उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, बच्चियाँ हमारी बहुत अच्छी आगे जा सकती हैं, बस थोड़ा सा आप धैर्य पकड़िए, थोड़ा सा आप धैर्य रहिए, उनके पीछे लगिए, उनको एज अ कमोडिटी ना समझिए, उनको अपने अपने जीवन का एक वो वाहक समझिए कि नहीं, वो आपके जीवन के, आपके परिवार को भी वो भी साध के इस पार से उस पार ले जा सकती हैं। तो ये एक चेतना जगाने की जरूरत है, जिसमें मैं अभी काम थोड़ा बहुत ही हो पाया है, लेकिन निश्चित रूप से ये एक काम मुझे अपने विधानसभा में और खासकर गाजीपुर में करना है। बहुत अच्छा है, ये खैर बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, राजनीति में आने के बाद आपको अपनी सुरक्षा की चिंता सताती है कभी? नहीं, सुरक्षा की चिंता देखिए, जब से पूज्य महाराज जी का आना है तो वैसे तो अपने पर्सनल गार्ड्स मेरे है ही, और लेकिन जब से महाराज जी है ऐसी कोई चिंता आती नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर कुछ हो भी जाएगा तो वो लोग बचने वाले नहीं हैं, जो लोग करेंगे। और निश्चित रूप से अखिलेश यादव को आना नहीं है तो ऐसे लोगों के मंसूबे कभी पूरे हो नहीं भी पाएंगे। पिक्चर देखते हैं आप? पिक्चर जैसे धुरंधर? नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब धुरंधर 2 आई तो उसमें पूरा दिखाया गया, धुरंधर 1 में भी और 2 में भी, वो लियारी वाला पूरा राज दिखाया गया। तो अभी लखनऊ में पोस्टर्स लग गए थे कि अखिलेश का राज जो था वो लियारी वाला राज था, मतलब कि वहां पे बहुत ये सब मारकाट और ये सब चलती थी, और मुख्यमंत्री है धुरंधर। तो ये जो पोस्टर वॉर शुरू हुआ, मैं इस संदर्भ में समझना चाह रही थी। नहीं देखी आपने धुरंधर? नहीं, मैंने धुरंधर नहीं देखिएगा, देखी। अच्छी अच्छा, पिक्चर है, अच्छा। देखिएगा। तो फिर अब सवाल का जवाब दीजिए आप। अच्छा। कि एक वो राज था जिसमें सब माफिया वगैरह थे, अब वो राज है जिसमें सीएम को धुरंधर बताया जा रहा है धुरंधर? नहीं, अब धुरंधर किस, अब हाँ, धुरंधर पॉजिटिव वे में ही है। अच्छा, हाँ, पिक्चर बहुत जबरदस्त है, इसीलिए मैंने कहा। नहीं, पिक्चर अतीक वगैरह सब दिखाया है उसमें, फिल्म में। अच्छा, हाँ, ये तो मैंने प्रोमो में कहीं देखा है। हाँ। लेकिन मैं धुरंधर किस परिप्रेक्ष्य में मूवी का मैं वो नहीं जानता हूँ। पॉजिटिव वे में है। अच्छा, पॉजिटिव वे में है। तो देखिए, समाज को देखिए, ये इस चीज का आकलन मेरे से ज्यादा मुझे लगता है कि आप एक अच्छे पत्रकार हैं, तो आप समाज के बीच में जब उतरेंगे तो इसका आकलन लोगों के बीच में, जनमानस के बीच में ये आ रहा है कि नहीं। अगर जो धुरंधर की आप बात करें तो वाकई पूज्य महाराज जी वैसे धुरंधर हैं कि जिन्होंने माफियाओं को घर पे बैठा दिया है और या तो मिट्टी में गाड़ दिया है।
पर मेरी बीजेपी नेताओं से एक शिकायत है, पिक्चरें क्यों नहीं देखते हैं आप लोग? अब नहीं, आप ऐसा धुरंधर देखें तो मैं जवाब देती फिर दर्शकों को। नहीं, अब मैं धुरंधर देखा नहीं हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उस तरीके का समय नहीं मिल पाता धुरंधर देखने का, लेकिन अब आप कह रही है तो मैं देखूंगा जरूर कभी। आज अगर आपके पिताजी मतलब आप उनको सिर्फ अपनी यादों में जिंदा रख सकते हैं, लेकिन आज जब कितनी उम्र है आपकी? अभी तो मैं 37। अब जब 37 की आपकी उम्र हो गई है, तो 16 साल का वो लड़का जब अब 37 साल का हो गया है, अपने पिताजी से क्या कहते हैं आप? एक अच्छे राजनेता बन गए हैं, लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, अपने पिता के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमूलन अगर वो होते तो मैं यहाँ नहीं होता, एक तो ये था, क्योंकि वैसा हम लोगों के परिवार में ये नहीं फिर है आप राजनीति में ना होते? नहीं, मैं राजनीति में नहीं होते, क्योंकि हम लोगों में ये नहीं है कि अगर पिता नेता है तो लड़का भी नेता बनेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक निश्चित रूप से नियति ने कुछ ऐसे रास्ते बना दिए कि पिता को आना पड़ा, पिता के जाने के बाद हमें आना पड़ा। अगर मैं होता इस जगह पे, अगर मेरे पिता होते और इसी जगह पे मैं भी होता, तो मैं बस एक ही लाइन कहता कि पिताजी अब आप आराम करिए, मैं देख लूंगा, बस एक लाइन। कोई उनका ऐसा सपना है जिसको आप पूरा करना चाहते हो? बस मैंने बताया ना कि जिस विकृत मानसिकताओं के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो मानसिकता इतनी खराब है, देश बांटते बांटते वो लोग अब समाज को बांट रहे हैं। जैसे एक किताब है, आप भी पढ़िएगा, एटॉमिक हैबिट्स। कहते हैं कि किसी भी चीज़ों को, किसी भी चेतना को अगर हम अपने अंदर लाते हैं, वो कितने छोटे तक हम अपने अंदर कुछ बदलाव को अगर करें, छोटे छोटे बदलाव से, तो वो हो सकता है। तो जो लोगों ने इस देश को बांटा है, आज उन्हीं के लोग इस समाज के सबसे छोटे छोटे तबकों को बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, लोगों को आपस में बांट के, केवल इतना मकसद कि वो बस विधायक और सांसद बन पाए। तो बस यही चेतना हमें, एक प्रयास है मेरा कि जो अलग पिताजी ने जगाया था कि नहीं, हमें आपस में नहीं बंटना है, जातियों के नाम पे नहीं बंटना है, हम सनातन के हैं और हम सनातन के लोग एक होकर ऐसे अपराधियों के खिलाफ, ऐसे मानसिक जो विघटनकारी लोग हैं उनके खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करें। क्योंकि जब मेरे पिताजी की हत्या होती है, तब केवल एक भूमिहार की हत्या नहीं होती है, उसमें एक यादव भी है, उसमें एक पटेल भी है, उसमें 3 भूमिहार हैं, उसमें एक ब्राह्मण है जो सरकारी गनर थे। बिल्कुल। और शिखा काटी जाती है मेरे पिताजी की केवल इसलिए नहीं कि वो भूमिहार थे, शिखा इसलिए काटी जाती है कि वो शिखा ब्राह्मण के भी सर पे होती है, वो भूमिहार के सर पे भी होती है, वो छत्री के सर पे भी होती है। शिखा हर सनातन का जो व्यक्ति एक संस्कार फॉलो करता होगा, उसके हर सर पे शिखा और माथे का तिलक होता है। वो माथे का तिलक भी AK-47 से गोली मार के मिटाई गई और शिखा भी AK-47 से मार कर काटी गई। तो कहने का मतलब है कि यही अलग जगाना है लोगों में कि हमें आपको जो जातियों में बांट के केवल वोट बैंक के लिए, अपने घर को भरने के लिए जो की जा रही है राजनीति, उसे चेतिए, उठिए, जागिए और आवाज उठाइए। मतलब वो सिर्फ, देखिए कितना विभत्स वो रहा होगा कि पहचान मिटाई गई एक तरीके से। जी बिल्कुल। संदेश दिया गया कि वो किसके खिलाफ थे और किसके साथ थे। जी। वो दौर आप सिर्फ सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी ने आपको बता दिया तो आप उसे समझ सकते हैं, लेकिन वो दौर जिसने देखा होगा, अगर उसकी जुबानी कभी आप बैठे सुने तो आपको समझ में आए कि वो दौर कितना ज्यादा खतरनाक रहा होगा। बहरहाल अब हम जो दौर देख रहे हैं वो बहुत खुशहाल है, तो हम सब खुश हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी रहा है जिसमें लोगों ने बहुत कुछ सहा है, और शायद इसीलिए जैसे जैसे माफियाओं का अंत हो रहा है, उतना ही विश्वास योगी आदित्यनाथ के प्रति आम जनता का बढ़ रहा है, खासकर महिलाओं का। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी इस पॉडकास्ट को देखकर आप क्या कुछ कहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा, और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।